Welcome back, friends. This is my channel Biology Connection with Vandana, and I'm here with the part first of life processes, class 10th. So today we will discuss about life process chapter. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लाइफ प्रोसेसेस क्या है. लाइफ एंड प्रोसेसेस. लाइफ आपको पता है जो भी प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. बहुत सिंपल है. जो भी प्रोसेसेस लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कह सकते हैं. तो उसको हम डिफाइन करेंगे. बहुत सिंपल है. ऑल द प्रोसेसेस together required to maintain life are called लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है. जो भी प्रोसेसेस हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ सस्टेन करने के लिए चाहिए होते हैं उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. एग्जाम्पल में जैसे न्यूट्रिशन. हम कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, वो बिना न्यूट्रिशन के सर्वाइव नहीं कर सकता, बिना खाने के सर्वाइव नहीं कर सकता. इसके अलावा आ जाता है आपका नाइट्रेशन के बाद आप लिख सकते हो रेस्पिरेशन. नेक्स्ट कम सर्कुलेशन, excretion. These are the four main process which we are going to study in this chapter. तो ये चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि लाइफ प्रोसेसेस आपके होते क्या हैं. तो लाइफ प्रोसेसेस वो सारे प्रोसेसेस हैं जो सारे मिलके हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और लाइफ को सस्टेन करने के लिए काम आते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन. सबसे पहले हमारे चैप्टर की इसमें जो स्टार्टिंग होती है वो आती है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में. हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइफ एंड नॉन लिविंग. ठीक है. तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है. पहले इसको कर लेते हैं. बहुत इजी है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ शो करेंगे. अगर आपका ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो वो ग्रोथ कैसे शो करेगा? बाय इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल. ठीक है. अगर आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक से ज्यादा सेल का बना है तो वो ग्रोथ कैसे शो करेगा? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है. बहुत सिंपल है. अगर एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है तो उसका सेल का साइज ही तो बढ़ सकता है, तभी तो वो ग्रोथ शो करेगा. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सेल का नंबर बढ़ेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16. ठीक है. और आपकी जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डज नॉट शो ग्रोथ. आप देखो ये ब्लैक बोर्ड है, ये ऐसा तो नहीं है 10 साल बाद और बड़ा हो जाएगा. ठीक है. तो ये इतना ही रहेगा बिकॉज इट इज नॉन लिविंग थिंग. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो होती है आपकी, हम ये लिख सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है. सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिनके से आपका एक ऑर्गेनिज्म बनता है. ये डेफिनेट प्रॉपर्टी है. ठीक है. दिस इज डेफिनेट प्रॉपर्टी. मतलब आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग होने के लिए दैट ऑर्गेनिज्म शुड मेड अप ऑफ सेल. ठीक है. कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग तभी कंसिडर करेंगे वो सेल का बना होना चाहिए. इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म. ठीक है. जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे शो मेटाबॉलिज्म, और जो नॉन लिविंग है दे डू नॉट शो मेटाबॉलिज्म. अभी मेटाबॉलिज्म क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है एक नंबर में व्हाट इज मेटाबॉलिज्म. तो अब मेटाबॉलिज्म को देखो आप, यहाँ पे मैं बता देती हूँ. all the activities or all the chemical activities
takes place inside a cell, takes place inside a cell, inside a cell are called metabolism। ठीक है, जो भी कुछ आपके सेल के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहेगी, कुछ बनता रहेगा, कुछ टूटता रहेगा, उनको कलेक्टिवली हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं आपके, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई भी चीज आपकी बन रही है, तो इसमें क्या होता है, आपके सिंपलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, तो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन होते हैं और वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। इन एक्टिविटीज को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। लेकिन जब इसका उल्टा होता है, व्हेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक्स and form many simpler molecules, it called catabolism। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल्स टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कोई भी केमिकल एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही है, उन सारी एक्टिविटीज को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में आपका एनाबॉलिज्म भी हो सकता है, कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है। एनाबॉलिज्म में अगर कोई चीज़ आपकी टूट रही है तो उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, और आपकी कोई चीज़ कोई चीज़ टूट रही है तो उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और कोई चीज़ बन रही है तो उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये डेफिनेट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और ये आपका ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रिप्रोडक्शन। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस, बट इट इज नॉट अ डेफिनेट प्रॉपर्टी। डेफिनेट प्रॉपर्टी का मतलब है अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो फर्स्ट आपका पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा, हमने सबसे पहला डिफाइन किया था लाइफ प्रोसेसेस, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले टॉपिक आ जाता है हमारा न्यूट्रिशन, उसको हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, आपका न्यूट्रिशन जो वर्ड है वो न्यूट्रिएंट से बना है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और आपको छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, न्यूट्रिएंट होते हैं जो भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जिसमें आपने हमेशा से पढ़ा है प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वाइटामिन्स है, फैट्स है, तो दे आर न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, न्यूट्रिशन को आप डिफाइन करोगे टेकिंग इन न्यूट्रिएंट in the form of food to fulfill the requirement of energy। हमारे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हम जो बाहर से न्यूट्रिएंट लेते हैं फूड के फॉर्म में, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। सिंपल वे में खाना लेना इज न्यूट्रिशन, खाना खा रहे हैं दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, आपका जो न्यूट्रिशन है ये आपका दो तरीके का होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, तो इसके बीच में आपका डिफरेंस आ जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, वन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स फूड बाय इट्स ओन। सेल्फ का मतलब होता है खुद। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन कर दोगे, व्हेन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर its own food, it is called autotrophic nutrition। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब देखो इसमें क्या होता है, हेट्रोस का मतलब होता है अदर्स, और न्यूट्रिशन का मतलब अगेन क्या हो गया आपका, वो ट्रॉफिक का मतलब आपका हो गया
न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन others for its nutrition, it is called heterotrophic nutrition। ठीक है, तो अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए डिपेंड कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स, अपना खाना कौन खुद बनाता है, तो इसमें आ जाएगा आपको ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। ठीक है, एंड सम बैक्टीरिया। इसमें आपके क्या आ जाते हैं, हेटरोट्रॉफ्स में आप क्या आ जाते हैं, आप इसमें सिंपल लिख सकते हो ह्यूमन, डियर, इस तरीके से। अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने 2 एग्जाम्पल लिख लिए, तो दूसरा पॉइंट इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, दे डोंट रिक्वायर, मतलब दे यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, तो आप इसको एक पॉइंट ऐसे लिख लो, दे यूज raw material for preparing their own food। तो इसमें आपकी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, उनको हमें नहीं पढ़ना, हमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही हमें डिटेल में पढ़ना है। तो पहले इसको हम पढ़ेंगे, फिर हेटरोट्रॉफ्स को बाद में पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर मैं देखूं तो मैंने कहा कि इसमें इसको भी फर्दर डिवाइड करा गया है। एक है इसमें फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 2 वर्ड यूज करें। फोटो ऑटोट्रॉफिक भी 2 तरीके के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो का मतलब होता है लाइट, क्या होता है, लाइट। सम ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द यूज ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ्स। कुछ ऑर्गेनिज्म लाइट का यूज करके, सनलाइट का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम फोटो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। इसमें आ जाते हैं आपके ऑल ग्रीन प्लांट जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो दूसरा आ जाता है आपका कीमो। कीमो का मतलब होता है आपका केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स, इसमें क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच यूज केमिकल्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो इसमें आपका आ जाता है बस, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया, आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से मेनली इसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये 2 तरीके के हो गए। अब हमने जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इसको हमने डिटेल में पढ़ना है कि ग्रीन प्लांट्स फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले हम उसको पढ़ेंगे, बाद में हम हेटरोट्रॉफिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें पढ़ना है मेन फोटोसिंथेसिस। मैंने कहा आपको हम पढ़ रहे हैं मेन फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल दिया था मैंने ऑल ग्रीन प्लांट्स का, ऑल ग्रीन प्लांट्स। तो मैंने आपको कहा था सारे ग्रीन प्लांट्स लाइट को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को पहले हम डिफाइन करेंगे, प्लांट्स यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक, क्या क्या यूज करते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, प्लांट यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक दिस
to prepare their own food, and the process is known as फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, आपके जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसी को हमने डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले आ जाती है इसकी इक्वेशन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, वाटर को लिया जाता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स अपने खाना। C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है ये आपका, साथ में ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड बट ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो फोटोसिंथेसिस के है हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वी हैव टू राइट इन 3 पॉइंट्स। मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ आपको। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, 2 फेजेस। ठीक है, एक तो होता है लाइट फेज जिसको हम लाइट रिएक्शंस भी बोलते हैं, लाइट रिएक्शंस, और दूसरा होता है डार्क फेज जिसको हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, तो अब देखो मेनली फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। आपने देखा है कि प्लांट है, ठीक, ये मैंने कोई प्लांट बना दिया है, ये उसकी ये रूट्स हैं, ठीक, ये मैंने उसकी ब्रांच बना दी है, उस पर मैंने लीफ बना दी है। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हमने रूट वगैरह को छोड़। तो मेनली हम देखो रॉ मटेरियल्स, 4 रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं। एक तो चाहिए वाटर प्लांट को, तो वाटर कहाँ है कि हमने सॉइल के अंदर वाटर डाला, सॉइल के अंदर वाटर होता है ना, तो सॉइल से आपके रूट में वाटर एब्जॉर्ब हुआ एंड विद द हेल्प ऑफ जाइलम उसका मस्कुलर बंडल है, जाइलम से वाटर पहुंचता है लीफ के पास। ठीक है, लीफ के पास कैसे पहुंचेगा, दिस इज द डायग्राम ऑफ लीफ। जो लीफ का स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं पेटियोल, और ये जो पूरा ग्रीन पार्ट होता है, पूरी लीफ का ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं लैमिना, और ये जो मेन सेंटर में जो जा रही है दिस इज कॉल्ड एज मिडरिब बोलते हैं इसको, या मेन वेन भी बोल सकते हैं आप, मिडरिब और मेन वेन। ठीक है, और ये आपकी वेन्स, इससे और फर्दर वेन्स निकल रही है तो उनको हम बोलते हैं वेनलेट्स। ये जो बाकी निकल रही है इनको हम बोलेंगे वेनलेट्स। ठीक है, तो ये जो मिडरिब होती है या वेन्स होती है इनमें वस्कुलर बंडल होता है। ठीक है, वस्कुलर बंडल होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम आपके होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम मैंने आपको कहा कि सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब किया, इधर से जाइलम लेके गया और लीफ तक पहुंचा दिया। अगर मैं इस लीफ का सेक्शन काटूं, ये मैंने सेक्शन काटा और आपको दिखाऊं, आपको पता है हर एक चीज सेल की बनी है, तो लीफ आपकी जो सेल्स की बनी है आप ध्यान रख लेना, इसमें बैरल शेप के सेल्स हैं, बैरल समझते हो ना, ये रेक्टेंगुलर शेप के थोड़े चौड़े चौड़े सेल्स हैं, ये ऊपर की तरफ है सेल, तो इसको इसके बाद थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं और ये नीचे की तरफ सेल्स है। ठीक है, तो ये जो कवरिंग होती है लीफ की जिसमें ये सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है अबव, डर्मिस मीन्स लेयर, जो सबसे ऊपर वाली कवरिंग है किसी भी चीज की हम उसको एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, एपी का मतलब हमेशा ध्यान रख लेना अबव होता है और डर्मिस का मतलब होता है लेयर। ठीक, तो ये अपर एपिडर्मिस है और ये नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस। ठीक,
तो जो लोअर आपके जो आपने पढ़ा डाइकॉट प्लांट्स, मोनोकॉट प्लांट्स, मोनोकॉट प्लांट्स में तो आपके स्टोमेटा ऊपर नीचे दोनों तरफ होते हैं, लेकिन डाइकॉट प्लांट्स में नीचे की साइड्स एक स्मॉल ये पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं स्टोमेटास, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। अब लीफ है, सेल की बनी है, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं मीजोडर्मल सेल्स या मीसोफाइल, सॉरी। इन ये जो सेल्स हैं आपके, ये मैंने ये लॉन्ग शेप के सेल्स बना दिए हैं, ठीक है, ये मैंने सेल्स बना दिए हैं कुछ इस तरीके के, कुछ स्पॉन्जी सेल्स ये बना दिए हैं, ये इनका न्यूक्लियस बना दिया छोटा सा, कहीं पे भी ये न्यूक्लियस बना दिया है। इसके अलावा इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, ठीक है। तो ये सेंटर में बीच में जितने भी सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं मीसोफिल सेल। नाम से ही क्लियर है, मीसो का मतलब होता है मिडिल, ठीक है, और आपका जो फिल वर्ड होता है ये यूज होता है लीफ, ठीक है, लीव्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका लीफ के सेंटर में जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं मीसोफिल सेल्स। इन सेल्स के अंदर होते हैं, आपको पता है सेल है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मिटाएंगे इसको। तो प्लांट सेल है आपका, इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब मैं ये मीसोफिल सेल का सेक्शन आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, आपने इसको बहुत डायग्राम को पढ़ा है, 8th क्लास तक बहुत पढ़ा है। मैं दोबारा से बताती हूँ, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, तो वैसे ही एक सेल ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट। ध्यान देना, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, क्या है ये, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसमें दो आपका मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग, ये होती है आउटर मेम्ब्रेन, और भी उसके बाद होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये इस तरीके से ना, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसके हर एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है। तो अब ये जो पूरा ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम बोलते हैं ग्रैनम, ठीक है, ग्रैनम। ये मैंने इस तरीके से बना दिए हैं, और जो आपके दो ग्रैनम के बीच का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, इस तरीके से जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिले, स्ट्रोमा लैमिले, ठीक है। इसके अलावा इसमें अपना क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए भी होता है, ठीक है, और राइबोसोम्स होते हैं, 70S राइबोसोम्स, ठीक। और ये जो मैट्रिक्स है पूरा, ये जो भी जेल लाइक सब्सटेंस है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। बहुत ध्यान देने वाली बात है, देखो एक लीफ के अंदर सेंटर में मीसोफिल सेल्स, और मीसोफिल सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल होगी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो थाइलाकॉइड्स मैंने बनाए हैं, इन थाइलाकॉइड्स के अंदर आपका मेनली क्या है, क्लोरोफिल, क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम से क्लियर है, क्लोरो जो वर्ड होता है वो ग्रीन के लिए यूज होता है। क्लोरो वर्ड आप कहीं पे भी पढ़ोगे, इसका मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर की बात हो रही है। फिल्म मतलब होता है लीफ, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल होता है, इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट। अब ये क्लोरोफिल की क्या खासियत होती है, इट ट्रैप्स द सनलाइट, इट ट्रैप्स द सनलाइट, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द लोकेशन या व्हाट इज द एग्जैक्ट साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, छोटी क्लास में सिखा देते हैं, लीफ में होता है। उसके बाद आप जान जाते हो मीसोफिल सेल्स के अंदर होता है। मीसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है आपका फोटोसिंथेसिस। मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस के दो फेज है, लाइट फेज और डार्क फेज। तो बहुत ईजी है। तो देखो सनलाइट ट्रैप करने का, ये जो सनलाइट है
इसको ट्रैप करने का काम है क्लोरोफिल का। तो जैसे ही क्लोरोफिल ने सनलाइट ट्रैप करी, ठीक है, सनलाइट को पकड़ा, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखो, हम लाइट फेज रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है तो साथ ही साथ, अदरवाइज आप समझते चलोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले लाइट रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम। लाइट रिएक्शंस में आपका क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप कर लिया, ठीक है, सनलाइट को ट्रैप किया, ठीक है। अब जो सनलाइट को ट्रैप किया तो दो काम होंगे, ठीक है। सनलाइट को ट्रैप किया, आप ध्यान रख लेना, मैंने मीसोफिलिसेस बनाए थे, इसमें ऑलरेडी आपका वाटर है, ठीक है, वाटर है। तो जब भी सनलाइट को ट्रैप करते हैं तो उस टाइम पे जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो टूट जाता है, हाफ O2 प्लस H, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। तो यहाँ पे O2 है ना, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है तुरंत की तुरंत, जब आपका सनलाइट ट्रैप कर रहा है तो ऑक्सीजन गैस भी साथ साथ रिलीज होती है और ये प्रोटॉन आयन बच जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफिल ने सनलाइट को ऑब्जर्व किया और उसी टाइम पे जो वाटर मॉलिक्यूल था वो टूटा और ऑक्सीजन आपका बाहर चला गया। वो कहाँ से जाता है, स्टोमेटा से, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ, अब इसकी प्रेजेंस में सनलाइट के अंदर क्या है, आपकी लाइट एनर्जी, सनलाइट के अंदर है आपकी लाइट एनर्जी। तो इस लाइट एनर्जी को यूज करके आपके दो केमिकल बन जाते हैं, तो इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। तो वो जो दो मेन केमिकल बनते हैं वो क्या क्या होते हैं, ATP एंड NADPH, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, इनके अंदर एनर्जी आपकी स्टोर होती है। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ATP और NADPH बन गया, ये होता है लाइट रिएक्शन में। अब ये लाइट रिएक्शन होने के लिए लाइट कंपलसरी, लाइट चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस में ही केमिकल बनते हैं। एक बार ये दोनों केमिकल्स बन गए फिर हमें लाइट की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये आपका ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं थाइलाकॉइड में हो रहे हैं, फिर बाकी के रिएक्शंस होते हैं स्ट्रोमा में, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस। ये डार्क रिएक्शंस के लिए हमें सनलाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सनलाइट तो हमारी कन्वर्ट होगी एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी हमारे पास है। तो डार्क रिएक्शंस में क्या होता है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे H+ आयन से रिलीज हुए थे और ये ATP और NADPH को यूज करके, ATP और NADPH को यूज करके ये बनाता है आपका ग्लूकोज, ये बनाता है आपका ग्लूकोज। तो ये बन जाता है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऑक्सीजन तो जैसे आपका पहले रिलीज हो गया था, हम कंप्लीट इक्वेशन में ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, तो बहुत सिंपल है। तो इन केमिकल्स को कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल रही है स्टोमेटा से, और ये H+ आयन और ATP और NADPH को यूज करके वो बना देता है ग्लूकोज। इस तरीके से आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। लेकिन हम सिंपल इक्वेशन में लिख देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया हमें और हमें वाटर मिल गया और ये सनलाइट आ गई और क्लोरोफिल आ गई और हमारा खाना बन गया, साथ ही साथ हमारी ऑक्सीजन रिलीज होगी, ठीक है। ये सिंपल इक्वेशन है, लेकिन ये 2 स्टेप्स में होती है। अब NCERT में हमारे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपके क्या दे रखे हैं, पहला पॉइंट ये दे रखा है कि फर्स्ट स्टेप में जो क्लोरोफिल है, या क्लोरोप्लास्ट वर्ड भी यूज किया हो, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करती है, ठीक है, एंड इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट ये दे रखा है। दूसरा पॉइंट ये दे रखा है, द ऑक्सीजन गैस विल रिलीज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। थर्ड पॉइंट ये दे रखा है, द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट आपका दैट इज सोर्स ऑफ फूड बन जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फोटोसिंथेसिस होता है। ध्यान रख लेना, आपका जो फूड बनता है प्लांट्स में वो बनता है आपका ग्लूकोज के फॉर्म में, और जब ये ट्रांसपोर्ट होता है तो अदर पार्ट्स वो होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और जो स्टोर होता है वो होता है आपका स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछेगा रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है प्लांट में, तो रिजर्व फूड मटेरियल होता है आपका स्टार्च, और आपका फूड फॉर्म क्या होता है, फूड फॉर्म होता है आपका ग्लूकोज, और आपका स्टोर ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ
सुक्रोज। ठीक है, ये हमने पढ़ा। इसी तरीके से अगर रिजर्व फूड मटेरियल, हम अब एनिमल्स की बात करते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल्स, तो वो होता है हमारा स्टार्च, वो होता है हमारा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है आपका ग्लाइकोजन। ठीक है, तो अब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, लेकिन उसमें कुछ बातें रह गई हैं। अब मैंने पढ़ना है उसमें स्टोमेटा। क्या पढ़ना है? स्टोमेटा। मैंने आपको कहा था कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपका स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर रही है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है? लीफ के। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्टोमेटा? दे आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। एपिडर्मिस का मतलब है जो एपिडर्मिस ऑफ लीफ, जो लीफ के ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर की कवरिंग है या लोअर कवरिंग है, कहीं पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। हम एग्जैक्ट पोजीशन इसलिए नहीं लिखते क्योंकि मोनोकोट लीव्स के अंदर स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑन द अपर एपिडर्मिस एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस, और आपका डाइकोट लीव्स में लोअर एपिडर्मिस में आपका स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो CO2 जो एंटर करता है प्लांट के अंदर वो आपका स्टोमेटा के थ्रू करता है। ऑक्सीजन जो बाहर आता है वो आता है स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कराने में इसका मेन रोल है। इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो स्टोमेटा के अंदर आपके दो तरीके की, तो ये मेन सेल है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं, ये बीन शेप के हैं। कैसे हैं? बीन शेप, जैसे आपकी बीन होती है ना, बीन की फली भी आती है, बीन शेप। ठीक है, इन दो सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड हम बोलते हैं ना, किसी का बॉडी गार्ड है, किसी को गार्ड कर रहा है, तो आप इसको ऐसे ही लगा सकते हो। ये गार्ड सेल्स जो इनर मेम्ब्रेन है ये थिक है एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन, इसको ध्यान देना। इनर मेम्ब्रेन इज थिक। ठीक है, ये जो बीच का एरिया बनता है ये स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर। इसके अलावा इसमें जो साइड्स में सेल है, इनको कहते हैं सब्सिडरी सेल। ठीक है, तो मेन ये मैंने स्टोमेटा बना दिया, ये ओपन है क्योंकि इसका स्टोमेटल पोर खुला है। अगर मैं इसी को क्लोज बनाऊंगी तो मैं इस तरीके से, ये मेरी बीन शेप सेल्स हैं, ये दो सेल मैंने बना दिए हैं और यहाँ पे स्टोमेटा ऑलमोस्ट हमारा क्लोज है। ठीक है, और ये मैंने इसमें सब्सिडरी सेल बना दी है। ठीक है, तो दिस इज ओपन स्टोमेटा एंड दिस इज क्लोज्ड। ठीक है, तो अभी ओपन क्लोज कैसे होता है? मैंने आपकी लीफ बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, इस तरीके से मैंने एपिडर्मिस बनाई थी, बीच में सेल्स बनाए थे, इस तरीके से सेल्स बनाए थे, इनके बीच में आपके क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। सेल तो है आपका प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल की गार्ड सेल है, सेल। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी है। क्लोरोप्लास्ट जिनके अंदर आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट भी है, तो दे आल्सो डू फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो मेनली होता क्या है आपका, जैसे मैंने आपकी इस तरीके से लीफ बनाई थी, तो आपकी लीफ में पानी जब आता है, आके यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से मीसोफिल सेल्स के अंदर एंटर करता है और स्टोमेटा के थ्रू बाहर चला जाता है। तो मेन आपका ध्यान रखना, पहले दो फंक्शन होते हैं मेन स्टोमेटा के फंक्शंस। पहला फंक्शन है ट्रांसपिरेशन, और दूसरा फंक्शन होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट में, ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में लीफ में से बाहर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है दे आर पोर लाइक ओपनिंग्स, उसके थ्रू आपका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में कॉन्टिन्यूसली पेड़ से जाता रहता है, इवोपरेट होता है इनटू द एनवायरनमेंट, दैट इज ट्रांसपिरेशन। Loss of water in the form of water vapor from the stomata of a leaf is called transpiration। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता रहता है। मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता रहता है आपकी लीफ में और ऑक्सीजन रिलीज होता रहता है। तो वो कभी होगा
ये सारे काम, वाटर लॉस है, जैसे वाटर लॉस है और ये गैसेस का एक्सचेंज है, ये तभी होगा आपका जब स्टोमेटा ओपन होगा। ठीक है, स्टोमेटा ओपन कब होगा? जब आपका देखो ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस हो रहा है, यहाँ से पोर से पानी बाहर जा रहा है, तो पोर से पानी बाहर जाने के लिए यहाँ पे पानी होना चाहिए, गार्ड सेल में पानी होना चाहिए, और गार्ड सेल में पानी कब होगा? उसकी सब्सिडरी सेल्स में पानी होना चाहिए। इसमें कब होगा? इससे साइड वाले सेल्स में पानी होना चाहिए। तो जब वाटर नीचे आपका रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वाटर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से गार्ड सेल विल स्वेल अप, टर्जिड हो जाते हैं, गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे एंड दे विल मेक स्टोमेटा ओपन, जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ओपन रहेगा तो वाटर भी ट्रांसफर होगा, साथ में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा धूप है, टेम्परेचर हाई है, उस केस में या वाटर की स्कैरसिटी है, पानी की कमी है, तो ये आपका वाटर आएगा नहीं एंड दिस पोर विल रिमेन क्लोज एंड फोटोसिंथेसिस विल आल्सो नॉट टेक प्लेस। ठीक है, ये हो गया आपका स्टोमेटा के बारे में। अब हमने पढ़ना है, अब हमने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ ली, क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ लिया, स्टोमेटा भी पढ़ लिया। अब हमें ये देखना है कि आपका जो हमने कहा कि जो की 4 कंडीशंस है फॉर रॉ मटेरियल्स है, उनके बिना फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं है। एक्टिविटीज हैं 4, वो हमें देखनी है फटाफट। फर्स्ट एक्टिविटी ये बोलती है कि आपका सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको हम कैसे देखते हैं? हमने एक पॉटेड प्लांट लिया है, पॉटेड प्लांट में एक गमले वाला पौधा, ये मैंने एक पॉट ले लिया, इसके अंदर मेरा ये प्लांट है। ठीक है, ये इसके अंदर लीव्स है। ठीक, हमने एक पॉटेड प्लांट ले लिया है और इसको फॉर 3 डेज हमने डार्क रूम में रख दिया है। डार्क रूम में रखेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करके जो भी इसका खाना बना होगा, जो भी उसमें फोटोसिंथेसिस करके जो भी फूड प्रिपेयर करा होगा, वो यूज अप हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दिन बाद जब हम उसको बाहर सनलाइट में लेके आएंगे तो हम एक सेटअप करेंगे। सेटअप में क्या करेंगे, उसकी जो एक लीफ है, ठीक है, ये दूसरी है, एक लीफ को हम, हाफ लीफ को, ठीक है, हम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। यहाँ पे मैंने पूरा फॉइल पेपर कर दिया, इस पूरे एरिया को मैंने फॉइल पेपर से कवर कर दिया, अच्छे से रैप कर दिया है। ठीक है, अब मैंने इसको बाहर रखा है, सनलाइट है। ठीक है, अब इस एरिया में सनलाइट आएगी और इस एरिया में सनलाइट नहीं आएगी। ठीक है, सनलाइट नहीं आएगी। ये जो मैंने इसमें यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे इसको फॉइल पेपर लगाया, तो यहाँ इस एरिया में सनलाइट नहीं आएगी। उसके आफ्टर 2-3 आवर्स में फोटोसिंथेसिस होगा, खाना बनना चाहिए, जहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, हम इस लीफ को तोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? इस लीफ को हम लेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्लोरोफिल के अंदर वॉश करेंगे, सॉरी, इसको हम अल्कोहल से वॉश करेंगे। इस लीफ को हम किससे वॉश करेंगे? अल्कोहल से। अल्कोहल से हम क्यों वॉश करते हैं? जब हम इस लीफ को, सबसे पहले हमने लीफ तोड़ी, उसका एल्यूमिनियम फॉइल को अनरैप करेंगे, हटाएंगे, फिर अल्कोहल से हम वॉश करेंगे, तो इसके अंदर जो भी क्लोरोफिल है वो निकल जाएगा, ताकि जब हम अपना रिजल्ट देखेंगे तो उसमें हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिले, कोई वेरिएशन ना मिले। इसके बाद हमने इसको अल्कोहल से वॉश कर लिया। हमें इतना ध्यान था कि इस एरिया में एल्यूमिनियम फॉइल था, इस एरिया में एल्यूमिनियम फॉइल नहीं था। फिर हम इस पर परफॉर्म करेंगे आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट क्या होता है? हमें ये पता है कि आयोडीन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर in presence of starch। ठीक है, स्टार्च की प्रेजेंस में आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो हम यहाँ पे 2 ड्रॉप डालेंगे आयोडीन की और यहाँ पे 2 ड्रॉप डालेंगे, तो यहाँ पे आयोडीन का कलर चेंज नहीं होगा, जो येलोइश कलर होता है आयोडीन का वो वैसे ही रहेगा, ब्लू ब्लैक नहीं रहेगा, और यहाँ पे इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एरिया था लीफ का, यहाँ पे क्या बना है? फूड सिंथेसाइज हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुई है, और यहाँ पे आपका फूड नहीं बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट नहीं मिली लीफ को, तो इट प्रूव्स दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी है हमारी कि दूसरी एक्टिविटी है कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके लिए हम भी सेम थोड़ा सा सेटअप करेंगे। हमने पॉटेड प्लांट लिया, अगेन उसको 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखा। क्यों रखा? ताकि उसमें जो भी खाना बनाए वो आपका यूज अप हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है कि उसकी एक लीफ पे, जो ये एक लीफ है, ठीक है, इस
एक लीफ को 50% या फिर आप एक बीकर के साथ कनेक्ट कर दीजिए जिसमें हमने रखा है KOH। क्या रखा है? KOH एक केमिकल होता है। तो KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इट हैज द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपने आसपास ना कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इतने को हमने कवर कर लिया। फिर हमने उसको सनलाइट में रखा, फोटोसिंथेसिस होगी। इस एरिया में भी सनलाइट है, इस एरिया में भी सनलाइट है, इस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड है, पर इस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। उसके बाद अगेन हम इस लीफ को तोड़ लेंगे, इसको अल्कोहल से वॉश कर देंगे। क्योंकि अल्कोहल से क्यों वॉश करते हैं? ताकि जो इसका क्लोरोफिल है वो सारा निकल जाए और हमारे रिजल्ट में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, फिर हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। हमने जो हाफ एरिया में यहाँ पे जहाँ पे आपने KOH के एक्सपोजर में रखा था, यहाँ पे आयोडीन डालेंगे, और जहाँ पे KOH का एक्सपोजर नहीं था यहाँ पे आयोडीन डालेंगे। अगेन क्या रिजल्ट आएगा? जहाँ पे KOH का एक्सपोजर था वहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वहाँ पे खाना नहीं बनेगा, यहाँ पे आयोडीन का कलर येलो ही रहेगा। और दूसरे एरिया में जहाँ पे सनलाइट और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, वहाँ पे इट विल गिव ब्लू ब्लैक कलर। तो इट प्रूव्स कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। थर्ड एक्टिविटी है आपकी क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको पता है क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, जहाँ पे भी ग्रीन कलर होगा तो वहाँ पे ग्रीन कलर की पिगमेंट होगी। तो इसके लिए हम सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम वेरीगेटेड लीव्स ले लेंगे। वेरीगेटेड लीव्स, तो आपको पता होना चाहिए वेरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं आपकी, कि जो लीफ टोटल पूरी ग्रीन नहीं होती, दे आर पार्शियली येलो और वाइट। तो बीच में इसमें पैचेस होते हैं। ठीक है, पैचेस होते हैं, दे आर ऑफ वाइट कलर और येलो कलर। ठीक है, ये जो पैचेस है इसको सपोज करना है आपने ये येलो कलर के हैं या वाइट कलर के हैं। तो इन जो लीफ पूरी तरीके से दे आर नॉट ग्रीन, दे आर पार्शियली येलो और वाइट, उनको बोलते हैं हम ये वेरीगेटेड लीफ। इसका एग्जाम्पल होता है आपका मनी प्लांट। मनी प्लांट, क्रोटोन हम इसको बोलते हैं, क्रोटोन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में देखा है आपने। अब हमने वेरीगेटेड लीफ ले ली है, एज इट इज लीफ ले ली, इसको फिर हमने अल्कोहल से वॉश कर दिया। अल्कोहल से वॉश क्यों कर दिया हमने? क्लोरोफिल इसका निकल जाएगा। अगेन हमें ये पता था यहाँ पे पैचेस हैं, हालांकि क्लोरोफिल से निकल गए हैं पर याद तो रहता है। तो हम फिर से आयोडीन टेस्ट करेंगे। यहाँ पे अगर हम आयोडीन डालेंगे और यहाँ पे आयोडीन डालेंगे तो जहाँ पे आपके व्हाइट पैचेस थे वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा, ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा, वहाँ पे एज इट इज आयोडीन का कलर रहेगा येलो। और जहाँ पे ग्रीन एरिया था, ग्रीन कलर था, वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर होगा। इट मीन्स बाकी जो ग्रीन एरिया है वहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है और वहाँ पे आपका खाना बनता है। इट मीन्स क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। Thank you. In the next topic we will cover in the next video, in which we are going to discuss about heterotrophic nutrition, types of heterotrophic nutrition and digestion. Thank you so much.